स्वागत है आप सबका लाइव लॉ की इस खास पेशकश कोर्ट्स दिस वीक हिंदी में। इस एपिसोड में हम बात करेंगे भारत के हर कोर्ट से आने वाली इस हफ्ते की ताज़ा खबरों के बारे में। हमारे साथ बने रहिए इन सारी ही ज़रूरी खबरों को जानने के लिए। हाँ, मगर अगर आप किसी भी खबर के बारे में गहराई से जानना चाहते हो तो ज़रूर जाइए हमारी वेबसाइट पे www.livelaw.in। इन सारी ही खबरों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इस हफ्ते की बड़ी खबर में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने आगामी पंचायत चुनावों में नामांकन पत्र दाखिल करने के चरण में राज्य मशीनरी के सत्ता के घोर दुरुपयोग के लिए पंजाब सरकार को फटकार लगाई। न्यायालय ने याचिका में शामिल गांवों के संबंध में आगे की चुनाव कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है। चुनाव 15 अक्टूबर को तय थे। न्यायमूर्ति संदीप मौदगिल और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की अवकाश पीठ ने कहा कि मनमाने ढंग से अन्य उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों को खारिज करके चुनाव शुरू होने से पहले ही उम्मीदवारों को निर्विरोध विजेता घोषित कर दिया गया था। कुछ मामलों में राज्य में सत्ताधारी पार्टी के अधिकारियों ने नामांकन पत्र फाड़ दिए और दावा किया कि कागजात खो गए हैं, और वहीं कुछ अन्य मामलों में नामांकन पत्र बिना कारण बताए या गलत कारणों से खारिज भी किए गए थे। अगली बड़ी खबर में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के कल्याणी स्थित एम्स अस्पताल में बलात्कार हत्या की शिकार 9 वर्षीय बच्ची का शव परीक्षण करने का आदेश दिया है। बंगाल के जयानगर इलाके में बच्ची के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की एकल पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि आरोपी के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण यानी पॉक्सो अधिनियम के तहत आरोप जोड़े जाएं। पश्चिम बंगाल राज्य ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 401, 7 पठित धारा 482 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 442 के 7 पठित धारा 528 के तहत एक आवेदन के साथ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। एक और जरूरी खबर में पत्रकार और द हिंदू अखबार के वरिष्ठ सहायक संपादक महेश लांगा ने कथित वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी धोखाधड़ी मामले में मैजिस्ट्रेट अदालत द्वारा दी गई 10 दिन की पुलिस रिमांड को चुनौती देते हुए शुक्रवार 11 अक्टूबर को गुजरात उच्च न्यायालय का रुख किया। कुछ समय तक मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति संदीप एन भट्ट की एकल न्यायाधीश पीठ ने मौखिक रूप से राज्य की ओर से पेश वकील से मामले को 14 अक्टूबर को सूचीबद्ध करने के लिए निर्देश प्राप्त करने को कहा। अदालत ने लांगा के वकील से याचिका की एक प्रति उपलब्ध कराने को भी कहा। वहीं राज्य के वकील ने यह कहा कि उन्हें कागजात प्राप्त नहीं हुए हैं। एक और जरूरी खबर में 2020 के दिल्ली दंगों के संबंध में आई इस खबर में उच्च न्यायालय ने सोमवार को उमर खालिद, शर्जील इमाम और अन्य आरोपी व्यक्तियों द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। ये 2020 उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित एक बड़ी साजिश का आरोप लगाने वाले यूएपीए मामले के संबंध में है। मामले को स्थगित कर दिया गया क्योंकि न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति शैलेंद्र कौर की खंडपीठ उस दिन नहीं बैठी। जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की अगली तारीख 25 नवंबर को दी गई है। मामलों को नई पीठ के समक्ष एक नए सिरे से सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था। हालांकि जब बेंच नहीं बैठी और ना बैठने पर कोर्ट मास्टर ने मामले में अगली सुनवाई की तारीख दे दी। उमर खालिद को अक्टूबर 2022 में न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल की अध्यक्षता वाली समन्वय पीठ ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन बाद में अपनी एसएलपी वापस भी ले ली थी। आलिया भट्ट की स्टारर फिल्म जिगरा से जुड़े मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ ने गुरुवार 10 अक्टूबर को एक अंतरिम आदेश में एक वाणिज्यिक अदालत द्वारा लगाई गई रोक हटा दी, जिससे शुक्रवार 11 अक्टूबर को होने वाली रिलीज जिगरा पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई थी। न्यायमूर्ति पुष्पेंद्र सिंह भाटी और न्यायमूर्ति मुन्नूरी लक्ष्मण की खंडपीठ ने अपने अंतरिम आदेश में कहा, एक अंतरिम उपाय के रूप में सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशन में विद्वान वाणिज्यिक अदालत संख्या 1
जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 8 अक्टूबर 2024 के प्रभाव और संचालन अगली तारीख तक रोक रहेंगे। यह आदेश तब पारित किया गया जब फिल्म के निर्माता धर्मा प्रोडक्शंस ने वाणिज्यिक अदालत के 8 अक्टूबर के आदेश को चुनौती दी, जिसने फिल्म के शीर्षक के संबंध में प्रतिवादी भल्ला राम चौधरी द्वारा ट्रेडमार्क उल्लंघन का दावा करने के बाद फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी थी। अगली खबर में दिल्ली की एक अदालत ने कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव और उनके बेटों तेजस्वी प्रसाद यादव और तेज प्रताप यादव को सोमवार को जमानत दे दी। रॉज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने प्रत्येक 1 लाख रुपए के निजी मुचालके पर यह जमानत दी। इस मामले की सुनवाई अब 23 और 24 अक्टूबर को होगी। पिछले साल ट्रायल कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी प्रसाद यादव को जमानत दे दी थी। एक और महत्वपूर्ण खबर में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने माना है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई के पास अधिवक्ताओं या यहां तक कि बार काउंसिल के सदस्यों के भाषण पर रोक लगाने वाले गैग ऑर्डर या गैग आदेश जारी करने की शक्ति नहीं है। न्यायमूर्ति एम नागाप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष स्पष्ट रूप से ऐसा कोई भी आदेश पारित नहीं कर सकते हैं जो किसी भी वकील के मौलिक अधिकार को छीन लेता है। अदालत ने वरिष्ठ अधिवक्ता एस बसवराज द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए ये बात कही, जिन्होंने बीसीआई द्वारा दिनांक 12 अप्रैल को जारी संचार पर सवाल उठाया था। बसवराज ने कर्नाटक राज्य बार काउंसिल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ आधिकारिक धन के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया था। जांच कार्यवाही के नतीजे आने तक बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ने राज्य बार काउंसिल के सभी सदस्यों या किसी भी वकील को आगे कोई भी सार्वजनिक बयान देने या घटना से संबंधित कोई भी जानकारी फैलाने से रोकने या बंद करने का आदेश पारित किया। पीठ ने कहा कि संचार का निर्देश किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं बल्कि अधिवक्ताओं के समुदाय के ही खिलाफ है। तदनुसार अदालत ने बीसीआई द्वारा जारी आदेश और संचार को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति के खिलाफ सजा और सजा के फैसले और आदेश के अंतिम चरण में पहुंचने के बाद भी किशोरत्व की याचिका दायर की जा सकती है। ऐसा कहते हुए जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने हत्या के एक मामले में आरोपी को बरी कर दिया, जिसने उसके खिलाफ दोष सिद्धि और सजा का आदेश पारित होने के बाद किशोरता के लिए याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सत्र न्यायालय द्वारा किशोर न्याय देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 94 के तहत अपराध के समय आरोपी की उम्र का निर्धारण करते हुए एक विस्तृत जांच की गई, जिसमें दर्ज किया गया कि घटना के दिन आरोपी की उम्र 18 वर्ष से कम थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और लद्दाख के उनके सहयोगियों को पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने और लद्दाख के लिए छठी अनुसूची का दर्जा देने की मांग के लिए जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति देने की मांग पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार से भी जवाब मांगा और मामले को 22 अक्टूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। अदालत ने लद्दाख की संस्कृति की रक्षा के लिए काम करने वाले संगठन एपेक्स बॉडी लेह द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। संगठन ने वांगचुक सहित लगभग 200 पदयात्रियों के साथ मार्च की शुरुआत की और लेह से नई दिल्ली तक ये पदयात्रा की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को टिकट स्कैल्पिंग की प्रथा के खिलाफ एक जनहित याचिका यानी पीआईएल पर नोटिस जारी किया, जहां किसी कार्यक्रम के टिकट ऊंची कीमत पर दोबारा बेचने के इरादे से खरीदे जाते हैं। यह याचिका कोल्ड प्ले और गायक दिलजीत दोसांझ और करण औजला के हालिया संगीत समारोह यानी कॉन्सर्ट की पृष्ठभूमि में दायर की गई है। मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गडेला की खंडपीठ ने केंद्र सरकार और साथ ही दिल्ली सरकार से जवाब मांगा
और मामले को 18 फरवरी को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। जनहित याचिका रोहन गुप्ता नामक व्यक्ति ने दायर की है, जो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी सेवाएं प्रदान करने का काम करता है। टिकटों की कालाबाजारी के खतरे को रोकने के लिए दिशा निर्देश बनाने की मांग की गई है। वैकल्पिक रूप से वो चाहते हैं कि टिकट स्कैल्पिंग प्रथा को कानून के दायरे में लिया जाना चाहिए। भूस्खलन प्रभावित वायनाड में पुनर्वास प्रक्रिया के लिए लगाए गए धन की मात्रा को लेकर केरल सरकार और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी KSDMA की कथित तौर पर आलोचना करने वाली रिपोर्टों के बाद केरल उच्च न्यायालय ने मीडिया कर्मियों से जिम्मेदार पत्रकारिता आचरण की मांग की है। हालांकि खंडपीठ में न्यायमूर्ति AK जयशंकरन नाम्बियार और न्यायमूर्ति श्याम कुमार VM शामिल थे। किसी भी ऐसी रोक के आदेश को पारित करने से इनकार कर दिया गया। इनसे आशा व्यक्त की गई कि मीडिया यह सुनिश्चित करने के लिए उचित देखभाल और सावधानी बरतेगा कि पुनर्वास प्रयासों में बाधा न आए। ये KSDMA द्वारा प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में दिखाई देने वाली गलत समाचारों के बारे में अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के बाद आया है। अधिकारियों से कोई स्पष्टीकरण मांगे बिना राहत कार्यों के लिए अनुमानित धनराशि को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। हमें उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। हम लौटेंगे अगले हफ्ते कोट्स दिस वीक हिंदी के अगले एपिसोड के साथ। जरूर सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, इस वीडियो को लाइक करिए और हमें बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में कि आपको ये खबरें जान के कैसा लगा। सिर्फ 89 रुपए में हमारे चैनल को ज्वाइन कर हमें सपोर्ट करिए और बने रहिए लाइव लॉ के साथ। धन्यवाद।